हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी विद ज्योति। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 1857 के विद्रोह के बारे में, जिसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। ये टॉपिक बीपीएससी हिस्ट्री GS1 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पिछले सालों में भी काफ़ी सवाल आए हुए हैं और आगे के परीक्षाओं में भी इससे सवाल आने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1857 के रिकॉर्ड। सबसे पहले हम समझते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था उसके क्या कारण थे, वो प्रारंभ कैसे हुआ। इसके विभिन्न कारण जैसे कि सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, इन सारे कारणों के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। फिर उसके प्रभाव के बारे में, उसके विस्तार क्षेत्र के बारे में, मुख्य नेतृत्वकर्ता के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर उसके क्या प्रभाव हुए, क्यों असफल रहा, इसके संबंध में बातचीत करेंगे और इससे संबंधित और जो भी आयाम होंगे धीरे धीरे हम उसे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 का जो विद्रोह था वो प्रारंभ में तो सैनिकों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन धीरे धीरे भारत की विभिन्न वर्ग भी इसमें शामिल हुए। इसकी वजह से इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। इसके प्रमुख कारणों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक कारण के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो विभिन्न राजनीतिक कारण थे, जिसमें कि हम समझ सकते हैं ब्रिटिश जो विस्तारवाद की नीति थी, जैसे कि डलहौजी की हड़प की नीति थी, जिसके तहत झांसी, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, नागपुर आदि क्षेत्रों का विलय कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त कुशासन के आरोप में अवध का विलय कर लिया गया था। जमींदारों के पारंपरिक अधिकारों को चुनौती दी गई थी, उनकी जमींदारियां छीन ली गई थी। ब्रिटिश शासन के विदेशी चरित्र से लोगों का कोई भी लगाव नहीं था। शासक और शासित के बीच में कोई लगाव नहीं था। जो ब्रिटिश थे वो अंत तक हमारे यहाँ विदेशी ही बने रहे। भारत में आके वो भारत के लोगों के साथ कोई भी लगाव स्थापित नहीं कर पाए। इसकी वजह से भारत के लोगों में विश्वास की कमी थी ब्रिटिश शासन के प्रति। प्रशासनिक नीतियों की में बहुत अनियमितताएं थी और जनहित के लिए नहीं थी। उच्च सेवाओं में भारतीयों की काफ़ी कमी थी। वो उच्चतर सेवाएं मैक्सिमम ब्रिटिश अधिकारियों के लिए, ब्रिटिश लोगों के लिए ही आरक्षित रहती थी और उसके ऊपर भारतीयों को वहाँ तक पहुँच नहीं थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक कारण के बारे में। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, वाइट्स मैन बर्डन थ्योरी अक्सर ब्रिटिश लोग देते थे, जो कि नस्लवाद को बताता है। उनका मानना था कि भारत और एशिया के और सारे देश के लोग काफ़ी असभ्य और बर्बर लोग हैं और भगवान ने उन्हें इन लोगों को सभ्य बनाने के लिए जिम्मेदारी दी है। पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था में भी विभिन्न कानूनों द्वारा हस्तक्षेप किया जाता रहा ब्रिटिश शासन के द्वारा, जैसे कि सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लगाया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया। तो इसके विरोध में भारतीयों में प्रतिक्रिया हुई कि भारत में ब्रिटिश द्वारा काफ़ी हद तक सामाजिक हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो कि स्वीकार नहीं है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक कारण की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी और उन्होंने भारत के धार्मिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए उकसाना प्रारंभ कर दिया। इसके लिए अलग अलग नीतियाँ बनाई गई। भारतीय धर्म और संस्कृति को हे दृष्टि से देखा जाता था और धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून भी अपनाए गए, जैसे कि लॉक्स लेकी एक्ट, जिसमें 1850 में ये एक्ट लाया गया था, जिसमें पैतृक संपत्ति कानून में परिवर्तन किया गया और धर्मांतरण के बावजूद, धर्मांतरण मतलब ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन के बावजूद किसी भी इंसान को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। तो इसका मतलब था कि ईसाई धर्म में परिवर्तन के बाद भी हम पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं रह सकते थे। इसके अलावा मंदिर मस्जिद से जुड़ी संपत्ति से भी कर उगाही जाने लगी। इससे भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक कारण के बारे में, जो कि सबसे प्रमुख कारण था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश की जो आर्थिक नीतियां थी वो शोषणकारी थी और औपनिवेशिक हेतु से प्रेरित थी, जैसा कि सभी उपनिवेशों में होता है।
इसके अंतर्गत जो राजस्व संबंधी नीति थी वो काफ़ी शोषणकारी थी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्थायी व्यवस्था, रैयतवाड़ी प्रबंध और माहलवाड़ी व्यवस्था। इसके अंतर्गत लगान की दर काफ़ी ऊंची थी और उसे काफ़ी कठोर तरीके से वसूला जाता था। किसानों पर कर का बोझ काफ़ी ज़्यादा था और उसे बहुत ही दमनकारी तरीके से वसूला भी जाता था। उद्योग तथा व्यापार की अवनति हो गई। एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति थी, क्योंकि भारत के जो प्रोडक्ट थे, भारतीय जो वस्तुएं थी, उसके निर्यात पे काफ़ी कर लगा दिया गया ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से जो भी वस्तुएं भारत में लाई जाती थी उनके ऊपर काफ़ी कम टैक्स लगाया गया। तो इससे ब्रिटेन से भारत में आयात तो बढ़ा, लेकिन भारतीय वस्तुओं का ब्रिटेन में निर्यात कम हो गया। इससे भारतीय उद्योग भी प्रभावित हुए और उद्योगों की समाप्ति के बाद जो श्रम बल थे वो कृषि की तरफ पलायित कर गए और इससे कृषि पर दबाव पड़ा। कृषि की स्थिति पहले से ही काफ़ी खराब थी। इससे भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी डमाडोल हो गई। हस्तकला, ग्रामोद्योग और शिल्पकला का पतन हो गया। कृषि की अवनति और कृषि क्षेत्र पर बढ़ता दबाव भी इसका एक कारण था, जैसा कि हमने पहले ही समझा। 1825 से 1854 के बीच आर्थिक मंदी काफ़ी व्यापक स्तर पे थी, जिसका काफ़ी नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। जैसा कि जॉन सुलिवन का एक कथन भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा तंत्र बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करता है, जो गंगा के तटों से सारी अच्छी चीज़ों को सोखकर उसे टेम्स के तट पर निचोड़ देता है। इस कथन के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि ब्रिटिश व्यवस्था कितनी शोषणकारी थी और उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने हद तक नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा हम बात करते हैं सैनिक कारण के बारे में। ब्रिटिश शासन में सैनिकों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार होता था और उनके साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में काफ़ी कम वेतन और भत्ता मिलता था। इसके अतिरिक्त सेना में ईसाई धर्म प्रचारकों की नियुक्ति की गई थी, जिससे धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा सके और इससे सैनिकों की धार्मिक भावना आहत हुई। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 के द्वारा युद्ध में समुद्र पर जाना भी अनिवार्य कर दिया गया, जो कि भारत में ये धर्म के विरुद्ध माना जाता था, समुद्र पार जाना, और समाज में उसका बहिष्कार किया जाता था जो समुद्र पार जाता था, क्योंकि इसे धर्म विरोधी माना जाता था। तो जब सैनिक युद्ध से लड़के वापस आते थे तो समाज में उन्हें फिर से स्वीकार नहीं किया जाता था। तो इस नीति के कारण सैनिक काफ़ी आहत हुए। इसके अतिरिक्त सैन्य सुविधाओं में भी कटौती कर दी गई। जो पहले उन्हें निःशुल्क डाक सुविधा आदि प्रदान की जाती थी, वो भी बंद कर दिया गया। तत्कालिक कारण की अगर हम बात करें तो पहले सेना में ब्राउन ब्रेस बंदूक की जगह पे नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग प्रारंभ हो गया, जिसमें ऐसी अफवाह थी कि गाय तथा सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। तो इससे जो हिंदू थे उनकी भी धार्मिक भावना आहत हुई और जो मुस्लिम थे उनकी भी धार्मिक भावना आहत हुई और ये विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। इसके विस्तार क्षेत्र की अगर बात करें तो ये विद्रोह यहाँ आप देख सकते हैं, मुख्य रूप से दिल्ली, कानपुर, झांसी, बिहार, संबलपुर, ग्वालियर, फैजाबाद आदि क्षेत्रों में, मुख्यतः मध्य भारत एवं आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था। बंगाल, पंजाब, राजपूताना, जिंद, हैदराबाद, मद्रास आदि क्षेत्र सामान्यतः इस विद्रोह से अलग रहे और यहाँ के शासकों ने विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिश शासन की मदद भी की थी। विद्रोह के प्रारंभ की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने ऊपर समझा कि कारतूस वाले जो बंदूक थे उसके विरोध में ये विद्रोह प्रारंभ हुआ और 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें कैद कर लिया गया और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। इसी घटना के विद्रोह में 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों द्वारा विद्रोह कर दिया गया और धीरे धीरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैलता गया और धीरे धीरे स्थानीय नेतृत्व ने भी उसे व्यापक स्तर पर समर्थन दिया और जनता का समर्थन भी उसे प्राप्त हुआ। इसकी असफलता के कारणों की अगर हम बात करें
ये विद्रोह धीरे धीरे फैला, लेकिन 1857 के अंतिम तक इस विद्रोह को पूर्णतः 1858 तक इस विद्रोह को पूर्णतः दमन कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश सेना काफ़ी मजबूत थी और उनके पास बहुत सारी सुविधाएं थी जो कि आंदोलनकारियों के पास नहीं थी, और इसकी वजह से इस आंदोलन का क्रूर दमन कर दिया गया। इसकी असफलता के कारणों की अगर हम बात करें तो इसकी असफलता के विभिन्न कारण जिम्मेदार थे, जिसमें प्रमुख था राष्ट्रीय भावना का अभाव। उस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ था और इसके कारण जो आंदोलनकारी थे उनके अंदर राष्ट्रवाद की वो भावना का अभाव था और राष्ट्रीय एकता की भावना के अभाव के कारण सब अपने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ रहे थे और एक युद्ध का एक उद्देश्य घोषित नहीं हो पाया। इसकी वजह से ये असफल हो गया। निश्चित उद्देश्य का अभाव था, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा करी। सब अपने अपने उद्देश्य से लड़ रहे थे। जमींदार अपनी जमींदारी बचाने के लिए लड़ रहे थे, शासक अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो इसकी वजह से एक निश्चित उद्देश्य का अभाव था, जिससे इस आंदोलन की एकता भी प्रभावित हुई। विद्रोह का सीमित क्षेत्र भी होना इसकी असफलता का एक प्रमुख कारण था, क्योंकि यह मुख्यतः दोआब क्षेत्र में उत्तरी तथा मध्य भारत में ही सीमित था व्यापक स्तर पे। अगर ये पूरे भारत में होता तो ये अधिक सफल साबित हो सकता था। अधिकतर देसी नरेशों द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया, जैसे कि ग्वालियर, पटियाला, जींद, बंगाल आदि के शासक। विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग की उदासीनता भी इसका एक कारण था। शिक्षित वर्ग इस आंदोलन को काफ़ी समर्थन नहीं दे पाए, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए अच्छा है, वो भारत को अधिक सभ्य बनाएगा। उस समय तक राष्ट्रवाद की भावना जागृत नहीं हुई थी, इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन को उतना समर्थन नहीं दिया। इसके अतिरिक्त व्यवस्थित योजना एवं संगठन का अभाव होना भी इसकी असफलता का एक प्रमुख कारण था। साधन संपन्नता तथा सैन्य क्षमता के क्षेत्र में ब्रिटिश मजबूती, क्योंकि ब्रिटिशों के पास आधुनिक हथियार थे, बंदूकें थी, तोप थे, अन्य संचार सेवाएं भी थीं, परंतु आंदोलनकारियों के पास पारंपरिक हथियार थे, हथियारों पे उनका कम अधिकार था और उनके पास संचार सुविधाएं भी नहीं थी, जिससे वो अपने संदेशों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी पहुंचा सके। तो ये भी कारण था। इसके अतिरिक्त योग्य नेतृत्व का अभाव होना भी एक प्रमुख कारण माना जा सकता है, क्योंकि जो सामंत या जमींदार थे वो सीमित लक्ष्य के साथ नेतृत्व कर रहे थे। व्यापक दृष्टिकोण का अभाव था और दूरदर्शी नेताओं की कमी थी, जबकि कंपनी के पास लॉरेंस, निकलसन, कैम्पबेल आदि जैसे योग्य सेनापति थे। टोरी पंथी की सेना भी उनकी काफ़ी मजबूत थी। जैसा कि लॉरेंस ने कहा था कि यदि उन विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हमें सदा के लिए ये युद्ध हार जाते और हमें भारत से बाहर जाना पड़ता। तो आप समझ सकते हैं कि अगर योग्य नेतृत्व होता तो संसाधनों के अभाव के बावजूद हम सीमित स्तर पे ही सही सफलता प्राप्त कर सकते थे, सफलता के काफ़ी करीब होते। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विद्रोह की शुरुआत से भी इसका जो प्रभाविता था वो थोड़ा कम हुआ। अगर एक साथ विद्रोह आरंभ होता तो अंग्रेजों को इसे कुचलने में वक्त लगता और उनकी क्षमता प्रभावित होती और संभवतः हम अधिक सफल हो सकते हैं। इसके परिणाम की बात करते हैं। इसके क्या राजनीतिक परिणाम रहे? सबसे प्रमुख परिणाम रहा मुगल शासन का अंत होना, क्योंकि इस आंदोलन के अंतर्गत मुगल शासक बहादुर शाह जफर, जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, उन्हें इस देश से बाहर रंगून भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया और उनके जो उत्तराधिकारी थे उनको मौत के घाट उतार दिया अंग्रेजों ने। तो एक तरह से मुगल सत्ता जो औपचारिक रूप से भी थी वो पूर्णतः समाप्त हो गई। कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया 1858 की घोषणा के साथ। साम्राज्य प्रसार की नीति को त्याग दिया गया, क्योंकि भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा था और गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय बन गया, रानी का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा। भारतीय राज्य सचिव का पद गठित किया गया तथा सहायता हेतु एक भारतीय परिषद का गठन भी किया गया। प्रशासनिक परिवर्तन क्या क्या हुए इसके संबंध में अगर हम बात करें
तो सबके लिए समान कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता प्रदान किया गया तथा गोद लेने की जो प्रथा थी उसे पुनः मान्यता दे दी गई। विलय की नीति का त्याग कर दिया गया क्योंकि इससे अधिक असंतोष उभरा था देशी रियासतों में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पारित किया गया और इसमें भारतीयों को शासन में सीमित भागीदारी देना प्रारंभ हुआ क्योंकि ब्रिटिश अब तक ये समझ गए थे कि भारतीयों के असंतोष को कम करने के लिए उन्हें शासन में सीमित ही सही पर भागीदार बनाना होगा। सैनिक परिणाम। अंग्रेजी सेना का पुनर्गठन किया गया था तब ब्रिटिश सैनिकों के अनुपात में वृद्धि की गई और इसके लिए पील कमीशन का गठन किया गया क्योंकि अंग्रेज ये समझ गए थे कि अगर भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक रही और भविष्य में इस तरह का विद्रोह हुआ तो इस बार तो अंग्रेज बच गए, पर अगली बार अगर इस तरह का विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से ब्रिटिश सैनिकों के अनुपात में वृद्धि की गई और जो महत्वपूर्ण संस्थान थे और जो शस्त्रागार थे वो ब्रिटिश सैनिकों के ही अधीन कर दिया गया। भारतीय सैनिकों का वहाँ से अधिकार खत्म कर दिया गया। इसके अतिरिक्त सैनिकों की भर्ती के लिए रॉयल कमीशन का गठन किया गया। शस्त्रागारों और तोपखानों पर जैसा कि हमने बताया ब्रिटिश सैनिकों का ही अधिकार रहने लगा, वहाँ भारतीय सैनिकों की तैनाती नहीं की जाती थी। सेना में भी फूट टालों और शासन करो की नीति का पालन किया गया और लड़ाकू तथा गैर लड़ाकू जाति की अवधारणा लाई गई जिसमें कि सिखों की भर्ती की जाने लगी क्योंकि सिखों ने 1857 की क्रांति को दबाने में ब्रिटिश सेना की मदद करी थी। तो इसीलिए सिखों को और उत्तर भारतीय सैनिकों ने जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया था उनकी भर्ती अब सेना में काफ़ी कम की जाने लगी। इसके अतिरिक्त रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर भी विभाजन किया जाने लगा जिससे सैनिकों की जो बीच की एकता थी वो प्रभावित होने लगी। आर्थिक परिणाम की अगर हम बात करें तो कृषकों के असंतोष को कम करने के लिए 1859 में रैयतवाड़ी संशोधन कानून लाया गया और आर्थिक शोषण की नीति पुनः प्रारंभ। एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति भी प्रारंभ हो गई और वहाँ से ब्रिटिश शोषण की जो प्रक्रिया थी आर्थिक शोषण और ज़्यादा बढ़ गया। कहने को तो सुधार किया गया पर वास्तव में शोषण अधिक बढ़ गया। सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम की हम बात करें तो सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई क्योंकि ब्रिटिशों ने समझा कि जब हम सती प्रथा या बाल विवाह को रोकने या फिर विधवा पुनर्विवाह के संबंध में इस तरह के कानून बनाए गए तो ब्रिटिश के प्रति भारतीयों ने प्रतिक्रिया कर दी कि हम सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इस तरह की सुधारात्मक जो कदम थे वो अब बंद कर दिए गए और सामाजिक धार्मिक क्षेत्र से अंग्रेजों ने अपने आप को सीमित कर दिया। पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से भारतीयों में ब्रिटिश संस्कृति के प्रसार का प्रयास किया जाने लगा ताकि वो ब्रिटिश संस्कृति को समझे, उसका पालन करें और भारतीय संस्कृति को भूल जाएं जिससे ब्रिटिश शासन की दीर्घकालिकता बढ़ सके। अंग्रेजों की श्रेष्ठ सभ्यता का मिथक टूटा जिसमें ब्रिटिश भारतीयों से दूरी बनाने लगे। मतलब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उससे अंग्रेजों की जो सभ्यता की श्रेष्ठता थी इसका मिथक टूट गया और ब्रिटिश अपने आप को भारतीयों से थोड़ी दूरी मेंटेन करके रहने लगे ताकि भारतीय उनके विरुद्ध कोई और आंदोलन ना कर सके, उनकी कमजोरियों के बारे में ना जान सकें जिससे वो फिर से उनके विरुद्ध आंदोलन ना कर सकें। इसके महत्व की अगर हम बात करें तो इस आंदोलन के कारण राष्ट्रवाद की भावना का विकास होने लगा। स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व सामंत वर्ग से निकलकर भविष्य में मध्यम वर्ग के हाथों में चला गया। एकता तथा संगठन की प्रेरणा मिली क्योंकि लोग भारतीयों ने समझा कि अगर एकता और संगठन रहता, अगर एक बेहतर संगठन और राष्ट्रीय एकता रहती तो संभवतः हम 1857 के समय ही अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकते। तो इससे भविष्य के आंदोलनों को प्रेरणा मिली। भारतीयों के असंतोष को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा आंतरिक दशा में सुधार का प्रयास किया गया जिससे भारत में राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास हुआ, संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ तथा शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ी। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो 1857 का विद्रोह हालांकि असफल रहा, इसके कुछ व्यापक परिणाम तो नहीं निकले लेकिन इसने अपनी असफलता के बावजूद महान उद्देश्यों को पूरा किया। इसने वह प्राप्त किया जो अन्य विद्रोहों के लिए संभव नहीं था। इस क्रांति ने राष्ट्रवाद के बीज बोए थे, उसका फल भारत की स्वतंत्रता के रूप में प्राप्त हुआ। इसके स्वरूप की अगर हम बात करें तो इसका स्वरूप काफ़ी विवादास्पद रहा है।
विभिन्न इतिहासकारों द्वारा इसके स्वरूप के संबंध में विभिन्न मत दिए गए हैं, जिसके संबंध में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो ब्रिटिश अधिकारी थे या ब्रिटिश इतिहासकार थे, इसे मुख्य रूप से सैन्य विद्रोह ही बताते थे ताकि इसके महत्व को कम आंका जा सके। जैसे कि जॉन लॉरेंस, सीले आदि इसे सिर्फ एक सैन्य विद्रोह मानते थे जो कि सैनिकों द्वारा किया गया था। टी.आर. होम्स ने इसे बर्बरता और सभ्यता का संघर्ष कहा था। बर्बरता भारतीय लोगों की और सभ्यता ब्रिटिश शासन की। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। और बी.टी. सावरकर, जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उन्होंने इस आंदोलन के महत्व को समझा और इसे प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया। इसके अतिरिक्त जो एक भारतीय इतिहासकार हैं R.C. मजूमदार, उन्होंने इस आंदोलन के संबंध में कहा था कि यह आंदोलन न तो प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम है। इसके संबंध में उनके तर्क थे कि न तो प्रथम मतलब ये आंदोलन से मिलते जुलते स्वरूप के पूर्व में भी कई आंदोलन हो चुके थे जिनमें ब्रिटिश विरोध का स्वरूप था, जैसे कि वेल्लोर आंदोलन जो कि 1806 में हुआ था। न राष्ट्रीय मतलब ये राष्ट्रीय स्तर पे विस्तृत नहीं था, इसका प्रभाव क्षेत्र काफ़ी सीमित था और देश के कई भाग इससे जुड़े भी नहीं थे, जैसे जिंद हो गया, पटियाला हो गया, हैदराबाद हो गया। ये सारे क्षेत्र आंदोलन से जुड़े नहीं थे और इनके शासकों ने ब्रिटिश शासन का साथ दिया था। न तो स्वतंत्रता संग्राम था, मतलब इसमें शामिल होने वाले सभी अपने अपने उद्देश्यों से लड़ रहे थे। एक राष्ट्रीय उद्देश्य और राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था और इसमें देश की स्वतंत्रता की भावना अभी तक स्थापित नहीं हो पाई थी। तो उनका मानना था कि अगर सिर्फ ब्रिटिश विरोध के आधार पर इसे स्वतंत्रता संग्राम माना जाए तो इससे पूर्व भी संथाल विद्रोह हुआ, मुंडा, बहावी आदि आंदोलन भी स्वतंत्रता संग्राम माने जाना चाहिए थे, पर ऐसा नहीं है। इसकी समीक्षा की अगर हम बात करें तो नवीन शोधों में इस महाविद्रोह के संबंध में जो पूर्व प्रचलित विचारधाराएं या धारणाएं थी उसमें परिवर्तन आया है। नवीन अवधारणा की अगर हम बात करें तो इसके संबंध में तर्क दिया जाता है कि यह विद्रोह उत्तर भारत, मध्य भारत, महाराष्ट्र, पुणे आदि क्षेत्रों में ही सीमित नहीं था, बल्कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि दक्षिण में कर्नाटक और मलाबार क्षेत्र आदि में भी इसका सीमित ही सही पर इसका विस्तार हुआ था। सिपाहियों और कुलीनों के साथ साथ अन्य वर्गों की भी इसमें भागीदारी थी, क्योंकि ब्रिटिश द्वारा अन्य लोगों को भी काफ़ी सजा दी गई, काफ़ी क्रूर दमन किया गया। तो ऐसा नहीं था कि अगर सिर्फ सैनिक विद्रोह था तो आम लोगों को भी सजा क्यों दी गई, क्योंकि आम लोगों की भी उसमें भागीदारी थी। विद्रोह की घटनाओं के बीच आपसी जुड़ाव था। एक क्षेत्र की घटना दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करती थी तथा एक क्षेत्र के नेताओं की अपील दूसरे क्षेत्र के लोगों तक पहुंच रही थी। इसका मतलब था कि सीमित स्तरों पर एक संगठित आंदोलन का प्रसार होना प्रारंभ हो गया था और सीमित स्तर पर सही, लेकिन भारत के विभिन्न वर्गों की इसमें हिस्सेदारी रही थी। भोजपुरी लोक साहित्य में भी आम लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की आकांक्षा निम्न शब्दों में व्यक्त की है, जो कि 1857 के समय में गीत गाया जाता था कि फिरंगी छोड़ के कब जइबा हमार देशवा। मतलब कि आम लोग इस तरह के गीत गाते थे और एक जागरूकता की भावना प्रसार करते थे कि आम लोगों में भी ब्रिटिश विरोध की भावना उत्पन्न हो गई थी, इससे ये पता चलता है। और वे लोग भी कथा, साहित्य, संगीत आदि के माध्यम से ब्रिटिश विरोध के प्रति जागरूकता बढ़ा रहे थे। तो इस तरह से हमने 1857 के विद्रोह के सभी आयामों को लगभग कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1857 के विद्रोह और बिहार से उसके जुड़ाव के संबंध में चर्चा करेंगे, जिसमें बाबू कुंवर सिंह के बारे में भी और उनके योगदान के बारे में भी चर्चा होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसके संबंध में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।